पूर्वी उत्तर प्रदेश की 49 सीटें, बहुत रंग है इसमें और वोटिंग उन जगहों पर हो रही है। याद कीजिए, इमरजेंसी के बाद के चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस जेल में थे, जेल से चुनाव लड़ रहे थे। वही तस्वीर पोस्टर के तौर पे तब्दील कर दी गई, चुनाव जीत गए। लेकिन एक दूसरी तस्वीर मऊ की है, मुख्तार अंसारी जेल में है, चुनाव लड़ रहे हैं। हम शिवपूजन क्या है वहां पर वोटरों की कतारें या उसको दिखाते हुए बताइए, क्योंकि इससे पहले जो बात हुई थी उसमें लोग चाहते थे कॉलेज खुल जाए, स्कूल खुल जाए, शिक्षा हो जाए, विकास हो जाए। शिवपूजन शिवपूजन आवाज आ रही है तो बताइए। अच्छा, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, लेकिन हम दोबारा उर्मिलेश जी आप ही से सवाल करते हैं। जेल में है मुख्तार अंसारी, लेकिन चुनाव जीतते आए हैं, हारे नहीं है। ये कौन सा मिजाज है? नहीं, हारे भी हैं भारत में, नहीं मैंने लगातार जो है इससे पहले अगर लेकिन देखिए इस चुनाव में मुख्तार अंसारी की पोजीशन बहुत टाइट बताई जा रही है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन वहाँ पे पहली दफ़ा है कि मुख्तार अंसारी स्वयं कॉन्फिडेंट नहीं बताए जा रहे हैं, क्योंकि अल्ताफ जो समाजवादी पार्टी के वहाँ प्रत्याशी हैं वो अप्रत्याशित ढंग से वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, खासकर उसके जो निचले तबके हैं, उसमें उनकी स्थिति बहुत सवाल लेकिन है कि जेल में रहते हुए एक शख्स जी चुनाव जीतता है। हाँ, और एक धारणा है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हमें याद है अगस्त में भाषण उनका पार्लियामेंट में होता है कि जितने भी हैं यहाँ पर सब अपना केस साफ करें और 2015 तक फसल लहलहाने लगे, ईमानदारी की, और जो भी दागदार है हट जाए। इलेक्शन कमीशन जिक्र करता है, वो जेल में है साहब। देखिए यही विडंबना है जो आपने बहुत बढ़िया याद दिलाया। कहा गया था कि हम बिल्कुल साफ कर देंगे और बहुत जल्दी साफ कर देंगे। इतने एडीआर की लिस्ट तब भी आती थी और सबके पास था, लेकिन आप देखिए जिन लोगों ने ये वायदे किए उन्होंने स्वयं कितने दागियों को टिकट दिया है, कितने बाहुबलियों को टिकट दिया है। एक मुख्तार अंसारी यहाँ पर हैं, निश्चित रूप से बाहुबली हैं, निश्चित रूप से उन पर केसेस पेंडिंग हैं। न्यायालय में केसेस का अच्छा कि हमको लगता है दर्शकों को भी जानकारी हो जानी चाहिए। बात, एक सेकंड, जानकारी खाली दे रहे हैं। बीजेपी के 24 कैंडिडेट भाई भतीजे वहां चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पर चंदौली में। नहीं, हम तो खाली संख्या बता दे रहे हैं कि बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के 24 हैं, बीजेपी के 18 हैं, अखिलेश और समाजवादी कांग्रेस को मिला दीजिएगा उनके भी 18 दागी हैं। हर में ये दागदार है, लेकिन वो जेल में है। बिल्कुल। और ब्रजेश जो सिंह हैं वह भी आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े डॉन माने जाते हैं, वो भी जेल में हैं। और उनके अपने घर के भाई या चचेरे भाई उनके हैं या भतीजे हैं, उनको बीजेपी लगातार सपोर्ट करती रही है। पहले एमएलसी बनाई, अब बीजेपी से चंदौली से टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर आइडेंटिफाइड जो इस तरह के लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए शशि शेखर जी, ये बार बार बोलते हैं अजीबोगरीब विडंबना है, भारतीय लोकतंत्र की विडंबना है, चुनाव की विडंबना है। ये इस बात पे नहीं आते और उर्मिलेश जी कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, ये बोलते नहीं है। नहीं एक मिनट आपको लगता है जवाब ले ले फिर उस पे। अब मैं उर्मिलेश जी की ओर से बयान नहीं दूंगा। नहीं मतलब लेकिन उनकी तरफ से नहीं, लेकिन वो कहते हैं इसकी की विडंबना है। लेकिन मैं एक बात मुझे साफ दिखती है, जो जब मैं हर वोटर से पूछता हूं और आप भी सुनाते हैं कि विकास विकास विकास, और तुम वोट कहां देते हो भाई? तुम्हारे वोट देने पर तो, तुम्हारे मुट्ठी पर तो, हाथ पर तो किसी का कब्जा नहीं है। दिक्कत यह है, मुझे कविता याद आ रही थी, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, थोड़ी अश्लील मानी जाती है, धूमिल की कविता है, प्रिंटेड कविता है, लेकिन एक चालू मुहावरा है, मैं उसके उस टर्म को बदल रहा हूँ। और एक चालू मुहावरा वोटर ने भी गढ़ लिया अपने लिए, विकास ये वो। भैया मेरे, जब वोट उन्हीं लाइन्स पर देना है तो फिर वो भी विकास आपके लिए क्यों करेंगे? उनको ये मालूम है कि आप हमारे ही पास आएंगे, आपको सुरक्षा का आभास सभी देंगे। तो ये चाहे बाहुबली हो या बाहुबली ना हो, ये जो जाति का मामला है मुझे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। मेरा नाम जब मेरे पिता ने रखा तो ये सोच के रखा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो जातिवाद नहीं रहेगा। मैंने अपने पुत्र का नाम रखा इसी तरीके से। ये हमारी एक निजी पारिवारिक कोशिश होकर रह गई। जिससे भी पूछा यूपी में जाति और धर्म बना रहा। मल्लाहों से पूछता हूं, उनको किसी साध्वी में यकीन है, उसके जरिए उनकी पार्टी में। आप जिस बात का जिक्र करें संजय जी, जब आप एनालिसिस करते हैं इलेक्शन का सेफोलॉजी के लिहाज से, तो उसमें
जीत हार की मानसिकता के पीछे वोटरों की क्या रहती है? क्या वो बाहुबली है, उसके पक्ष में वोट आते निकलते जा रहे हैं, इशू है, मुद्दे महत्वपूर्ण है, या फिर जो कास्ट और रिलीजन का जिक्र हो, ये सारी चीज मिला के रहती है, या कुछ दबाव किसका रहता है? देखिए, हर मतदाता के पास एक वोट है और मुद्दे कई होते हैं, और असमंज बहुत दिमाग में बहुत चीज़ें घूमते रहती हैं। लेकिन अगर कुल मिला के देखें, अगर हम आंकड़ों के नज़रिए से देखें, जो सबसे अहम बात मतदाता के मन में होती है वो है पार्टी। लगभग 60 से 65% मतदाता, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, किसी भी राज्य का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, 60 से 65% मतदाता पार्टी को देख के वोट देते हैं, और उसके बाद ही जाकर के कैंडिडेट बाद में आता है। कैंडिडेट बहुत बाद में आता है। हम डिस्कशन में तो कहते हैं लोग, नहीं, हम उम्मीदवार को देख के वोट करते हैं, और खासकर शहरी मतदाताओं के बीच में। लेकिन अगर आप आंकड़ों के नजरिए से अगर ऐसा है तो एक व्यक्ति बाहुबली कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, तीनों में कैसे जीत जाता है? यस, मैं ये नहीं कह रहा, हमने कहा 60% मतदाता, इसके अलावा भी मतदाता हैं जो अन्य चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। और आप देखेंगे ये जो बाहुबली है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, निश्चित रूप से अगर वो ऐसी पार्टी में चले गए जिसकी कोई हवा नहीं है, पार्टी निश्चित रूप से मदद करती है, चाहे वो आप बाहुबली हो या बाहुबली नहीं हो, किसी भी उम्मीदवार को जीतने में। नहीं तो आप देखिए जो निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या कितनी होती है। बड़ा कंसंट्रेट कर रहे थे कि अखिलेश यादव ने स्वच्छ छवि रखने के लिए अंसारी बंधुओं को दरकिनार किया, मायावती ने जीतने के लिए अंसारी बंधुओं को साथ लिया। ये क्या अंतर्विरोध है? हम खाली यही समझना चाह रहे थे। नहीं, देखिए, अगर कुल मिलाकर के हम दो पार्टियों को देखें, एक पार्टी है, दोनों पार्टियों की अपनी अपनी स्थिति मजबूत है, लेकिन अगर एक पार्टी बहुत स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों को टिकट दिया और दूसरी पार्टी है जहां उसके विपरीत है, स्वच्छ नहीं दिया, वही दाव खेला जहां पर स्वच्छ छवि का प्रचार प्रसार हो जाए। प्रजापति तो फरार है ना जी। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप समाज में जहां डेमोक्रेसी है वहां पर इन्फॉर्म्ड नागरिक नहीं पैदा करते, एक ऐसा नागरिक जिसके पास जानकारी हो, जिसके पास सूचना हो, तब तक वही होगा जो अपने देश में हो रहा है। जातियां अपने समाज का अपराधी अब पसंद करेंगी, दूसरी जाति का अपराधी पसंद करेंगी, लोग वस्तुगत नहीं हो पाएंगे। लोग जिसको आप निष्पक्ष कहते हैं, वैसे तो मैं निष्पक्ष को मानता ही नहीं कि ये कोई शब्द है, निष्पक्षता का कोई अर्थ नहीं है भारत में, लेकिन या कहीं भी, लेकिन मेरा कहना है कि ऑब्जेक्टिव भारत का नागरिक तभी होगा चुनाव में या किसी भी मुद्दे पर जब वो इन्फॉर्म्ड हो। इस दौर में जब उसके पास सूचना नहीं है, आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं भ्रम का, आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं राजनीति के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, आप धर्म के बारे में, जाति के बारे में, और आप चाहते हैं कि लोग अपराधियों को न चुने, आप चाहते हैं कि लोग अरबपतियों को न चुने, आप चाहते हैं कि लोग ऐसे लोगों को न चुने जो सचमुच आम जनता हम ये चाहते नहीं। आंकड़ा याद आ गया, लोग कोई चाहता नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? एक आंकड़ा याद आ गया मुझे, हमने एक सर्वेक्षणों में ये पूछा था कि अगर दो उम्मीदवार आपके पास हो, एक साफ छवि का है लेकिन आपका काम नहीं करा सकता, और दूसरा उम्मीदवार है जिसकी छवि खराब है लेकिन वो आपका काम करा सकता है, आप वोट किसको देंगे? बहुत बड़ी संख्या में देश के मतदाता कहते हैं छवि कैसी भी हो, हमारा काम करवाना चाहिए। और यही वजह है कि चाहे आपकी छवि कैसी हो, अगर काम करवाने वाला उम्मीदवार है, लोग उसको वोट देखिए, जोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हमको लगता है संजय पुगलिया जी को इस पे ले आते हैं, क्योंकि संजय पुगलिया जी, आप मुंबई में हैं, शिवसेना की दबंगई वहां पर मशहूर नहीं बल्कि एक परंपरा है, आज से नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। लेकिन पहली बार चुनौती बीजेपी दे रही है, उस दबंगई को ले वसूली पार्टी कहते हुए काउंटर किया है। क्या वाकई दबंगई और स्वच्छ स्थिति के बीच में वोटर खड़ा है, या उसको लगता है नहीं सब एक ही है? जैसा मैंने पहले भी कहा है अपनी चर्चाओं में कि वोटर के दिमाग में ये वोट करने का डिटरमाइनिंग फैक्टर नहीं है, निर्णायक फैक्टर नहीं है कि अगर 4 मुकदमे हैं तो मैं इसके लिए वोट करूं या ना करूं, क्योंकि नेता फिर उसमें फर्क करते हैं कि ये तो मेरे धरना प्रदर्शन का केस था, ये हत्या बलात्कार लूट वाला केस जो है ये तो मेरे ऊपर झूठा केस है। दिक्कत ये है कि क्या हम अगर ये मानते हैं कि जब तक दोष साबित न हो जाए तब तक वो बेगुनाह है, तो चार्जशीट के स्तर पर ही इन दागियों को रोक दिया जाए क्या? पार्टियों ने बड़े बड़े दावे किए हैं, रूलिंग पार्टी होने के कारण इस वक्त बीजेपी का नंबर सबसे बड़ा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आग्रह है कि हम तो दे देंगे जी दागियों को भी टिकट, लेकिन चूंकि रूलिंग पार्टी है तो उनका नंबर सबसे बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा निर्णायक बिंदु रहता है वोटर के दिमाग में, जैसा संजय कुमार एक्सप्लेन कर रहे थे कि परफॉर्म करेगा, काम करेगा, दागी छवि है, मुझे चलता है, बहुत अच्छी छवि के आदमी है, परफॉर्म नहीं करते, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे लगता है कि दरअसल जाति का मसला हो या दागी होने का मसला हो,
हो, हम लोग थोड़ा इसको ओवर सिंप्लीफाई करते हैं। ये बिल्कुल ठीक है कि विडंबना के नाम पर इसको हम जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम हम इसको लेकर के अगर उस चर्चा को तार्किक परिणति तक ले जाना चाहेंगे तो ये होगा कि संविधान में संशोधन किया जाए, मुकदमा होते ही फिर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन ऐसे में इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे सस्टेन करिएगा जबकि सभी पार्टियों के दागी नेता लगातार जीतते आए हैं? और लालू यादव इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं कि अभियुक्त होने के बाद, आरोप साबित होने के बाद उनको जन समर्थन मिला है। सुजीत, हमको लगता है बलिया में आप खड़े, कमेंट आपसे चाहेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर बने चंद्रशेखर तो धनराज सिंह जो माफिया थे उससे मिलने चले गए। पटना लौटे, पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने बोला मेरे मित्र, मैं क्या मिलने ना जाऊं? क्या आप बिहार और यूपी के बीच में लगातार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई मैटर करता है? दबंगई, बाहुबली, दागी, कोई मैटर करता है चुनाव में? सुजीत, देखिए, अगर आप जहां तक बात कर रहे हैं कि कितना मैटर करता है, तो ये मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात जो कहा जाता है कि सुरक्षा का भाव जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अगर उस जाति का अगर कोई बाहुबली है और वो उसको सुरक्षा का भाव देता है तो इसको देखते हुए मतदाता उसकी तरफ रिज जरूर जाता है। अब धनराज सिंह की बात है, सूरजदेव सिंह के यहाँ भी गए हुए हैं चंद्रशेखर, तो ऐसे में इसका बहुत ज्यादा छवि पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लालू यादव का उदाहरण दिया जाता है। लालू यादव खुद चुनाव नहीं लड़ते हैं लेकिन वोटरों को प्रभावित करते हैं और वो जो है वोटरों को प्रभावित करते हैं अपनी पार्टी के लिए। चलिए, आवाज आपकी कट रही है, हम लौटते हैं आपके पास। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, चुनाव के वक्त क्या लिखा जाए कि दाग अच्छे हैं, बड़ा मुश्किल सवाल है। ब्रेक के बाद लेकिन लौट रहे हैं तुरंत। चलिए, ब्रेक के बाद लौटे हैं, लेकिन ब्रेक में चर्चा चंद्रशेखर को लेकर ही हो रही थी और जिक्र इसलिए जरूरी है उस बारे में, हमको लगता है। और उमेश जी, आपको बताना चाहिए, आप गए थे जब सूरजदेव सिंह से मिलने वो पहुंचे थे, आप रिपोर्टिंग करने गए थे, क्या लिखा था उस समय और क्या हुआ था उस समय? देखिए, आपने मुझे पुरानी स्मृतियों के गलियारे में डाला, लेकिन नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर के तौर पे मेरी ड्यूटी उन दिनों चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे और धनबाद में लगा दी गई। तो मैं पटना से ट्रेन से गया धनबाद और मॉर्निंग में मैं पहुंच गया था। आदरणीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा थी बिहार की, और वहाँ उतरे। उन दिनों झारखंड और बिहार एक ही था। उतरे और भारतीय वायुसेना के जहाज से जब उतरे तो हम एयरपोर्ट पर ही थे, जो छोटा सा वहाँ एयरपट्टी थी। सुबोधकांत सहाय उनके साथ थे, जो उन दिनों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संभवतः बन चुके थे या बनने वाले थे। उन्होंने पूरे शहर में जो उनका दौरा था सिर्फ और सिर्फ सूरजदेव सिंह के घर पर था। सूरजदेव सिंह वो आज नहीं है, दिवंगत हैं, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि उनको पूरे बिहार में, पूरे देश में कोयला के एक बहुत बड़े धंधेबाज, और एक शब्द होता है कोयला माफिया के तौर पे माना जाता था। ट्रेड यूनियन में तमाम शत्रुताओं और तमाम। चंद्रशेखर को लेकर क्या रिएक्शन हुआ था जब? मैं वही कह रहा हूं कि वहां के शहर के लोगों से मैंने बात की, खासकर उनके जाने के बाद। वहां के एडवोकेट्स, वहां के स्टूडेंट्स, वहां के टीचर्स, व्यापारी, क्योंकि व्यापारी भी चाहते थे कि काश चंद्रशेखर जी शाम को दरबार कर देते। वहां के व्यापारियों में बहुत परेशानी थी। एक भी दरबार नहीं किया प्रधानमंत्री ने कि भाई आए हैं चलो शाम को कहीं मिलने। रिएक्शन क्या था प्रधानमंत्री अगर सिर्फ बेहद पूरा धनबाद शहर, मैं बता रहा हूं, धनबाद शहर में मैंने जो निराशा देखी लोगों में, क्योंकि मैं तो रुक गया, प्रधानमंत्री जी चले गए, मैं रुक गया शहर में, लोगों से बात किया कि भारत का प्रधानमंत्री चूड़ा दही पर एक माफिया के घर, ये क्या है? ये सवाल था। और यही नवभारत टाइम्स में मेरे एडिटर ने हेडिंग लगाई, भारत का प्रधानमंत्री चूड़ा दही पर एक माफिया के घर। शशिशेखर जी, यहां कमेंट जाएंगे। मुख्तार अंसारी चूंकि जेल में, हम लोग जिक्र वहां से शुरू किए थे, और इस चुनाव में ये ऐसी दबंगई कि हम इतने ट्रांसपेरेंट हैं, ये हमारी दबंगई भी ट्रांसपेरेंट है। ये भारतीय राजनीति का सबसे जीतने का मूलभूत अधिकार है, माने एक हक स्थिति में। मैंने लगातार एक उद्दंडता नेताओं में बढ़ती हुई देखी है, उनका अहंकार बढ़ते हुए देखा है। मैंने वो समय देखा है जब इंदिरा गांधी 1983 में आई, मिसेस एस नेहरू के यहाँ प्रधानमंत्री थी, और सिर्फ बहुत कम एक ट्रक पीएसी थी बस वहाँ पर सुरक्षा के नाम पर। हम लोगों ने आवाज़ लगाई, कुल 2 पत्रकार थे, और श्रीपति मिश्रा हम लोगों को लेकर गए कि आइए प्रधानमंत्री से मिल लीजिए, और उन्होंने 3-4 सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कॉलेज के लड़के स्टूडेंट लगते हो देखने में, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। या पंडित जी भी पत्रकार थे, राव साहब भी पत्रकार थे, अच्छी बातें की, चली गई। आज मैं नेताओं में एक तरह का दम्भ देखता हूँ, हम हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, और अगर इसकी कहानियाँ बोली जाएँ तो ये तो बड़ा एक अजीब सा पुराण बन जाएगा। चंद्रशेखर जी के बारे में जो अभी उर्मिलेश जी कह रहे थे, चंद्रशेखर जी के साथ मेरे भी अनुभव है। एक वक्ता और एक विद्वान के तौर पर चंद्रशेखर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, अपने विश्वविद्यालय के पुरातन छात्र के तौर पर मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन जो चंद्रशेखर जी के साथ मेरे भी अनुभव थे, उनका यही था कि नौजवान हम हैं तो हैं,
अब ये अगर हम ये तो उन्होंने इंदिरा गांधी को भी कहा था, नहीं तो कांग्रेस तोड़ देंगे। देखिए युवा तुर्क का ये मिजाज। वो अब वो इंदिरा गांधी से कहना उनकी खासियत थी, और मुझ जैसे नौजवान से कहना दूसरी नहीं बात ठीक, हम ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं और ये जानकारी है कि लंबी कतारों के साथ 49 सीटों पर वोटिंग की रफ्तार ठीक है। और महत्वपूर्ण यह है कि 38 सीट जो मणिपुर की है वहां पर भी पहले 2 घंटों में 10% वोटिंग हो चली थी। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं।